हम बात कर रहे हैं किस चीज की बेटा? हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो ठीक यहाँ है। पे हमारे पास ज्यादातर जो इनको, जो मैंने आपको 9 टाइप बताए थे यहाँ पर, यानी कि सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, जेल, वो कह रहा है इनको ना सिर्फ इन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, सोल, जेल्स और इमल्शंस, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से एक बार रीड करना स्टार्ट कर बेटा जल्दी। Many familiar commercial products and natural objects are colloids. For example, whipped cream is a foam which is gas dispersed in a liquid. Firefighting foams used at emergency airplane landings are also colloidal systems. Most biological fluids are aqueous solids dispersed in water. Within a typical cell, proteins and nucleic acids are colloidal sized particles dispersed in an aqueous solution of ions and small molecules. ठीक है, तो वो कह रहा है हमारी जो हम ज़्यादातर देखते हैं, जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं या हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं, वो इनके एग्जांपल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, ठीक है। लेकिन हम इन 3 ही कैटेगरी पे ध्यान दे रहे हैं। जरा पढ़िए बेटा यहाँ से, आउट ऑफ। Out of the various types of colloids given in table, the most common are salts, solids in liquids, gels, liquids in solids, and emulsions, liquids in liquids. However, in the present unit, we shall take up discussion of the salts and emulsions only. Further, it may be mentioned that if the dispersion medium is water, the sol is called aquasol or hydrosol, and if the dispersion medium is alcohol, it is called alkosol, and so on. ठीक है, तो वो कह रहा है भैया यहाँ पे सॉलिड अगर लिक्विड में हो तो उसे हम कहते हैं सोल्स, अगर लिक्विड सॉलिड में हो तो उसे हम कहते हैं जेल, और लिक्विड लिक्विड में हो तो उसे हम कहते हैं इमल्शन। अब हम बात करेंगे इनके अपीयरेंस पे कि दिखते कैसे हैं। जेल जो होता है जनरली वो दिखता लिक्विड टाइप का है लेकिन होता सॉलिड टाइप का है, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा हेयर जेल। अब उसके बाद ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज है जो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब वो कह रहा है इस यूनिट के अंदर ना हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे सोल का और इमल्शंस का, ठीक। अब वो कहता है हम आगे ये भी बता सकते हैं कि जिसमें डिस्पर्स मीडियम वाटर होता है उस सोल को हम कहते हैं एक्वस सोल, और जिसपे या हाइड्रोसोल, और जिसमें डिस्पर्स मीडियम आपका अल्कोहल होता है उसको हम कहते हैं एल्कोसोल, ठीक है। अब यहाँ पर वो 2 तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। लायो, लायो मतलब है लिक्विड, लायोफिलिक और लायोफोबिक, ठीक है बेटा। अब लायोफिलिक हाँ. का मतलब क्या है? लिक्विड को लव करने वाला, और लायोफोबिक का मतलब क्या है? लिक्विड को हेट करने वाला। एक बार यहाँ से पढ़ बेटा। Depending upon डिपेंडिंग, the nature of interaction between the dispersed phase and the dispersion medium, colloidal salts are divided into two categories, namely lyophilic solvent attracting and lyophobic solvent repelling. If water is the dispersion medium, the term used are hydrophilic and hydrophobic. अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक तो आप पढ़ के आ रहे हो बेटा, ये आपने पढ़ा था 10th क्लास में, जब हम बात करते हैं किसकी? डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट के 2 एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। देखो कुछ ऐसा याद है थोड़ा सा Myceli 10th वाला. क्लास में? हाँ, ये तो इसमें एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ठीक है. अब नीचे आ जाए, ध्यान दे। अब वो कहता है बेटा लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स में क्या डिफरेंस है, एक एक करके बात सुनो। पहली बात, लायोफिलिक लिक्विड लविंग होते हैं, यानी कि लिक्विड को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करते हैं। लायोफोबिक लिक्विड हेटिंग होते हैं, ठीक है। ठीक दूसरी है. बात, अगर मैं तेरे से कहूँ कि लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या है? लायोफिलिक कोलॉइड्स वो हैं जो सॉल्वेंट अपने आप ले लेते हैं। जैसे तूने किसी लायोफिलिक सोल में पानी डाला तो वो पानी के साथ सोल्यूशन बना लेगा। पानी अगर उड़ गया तो उसके बाद वो फिर नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, फिर जब तू उसमें पानी डालेगी तो फिर दोबारा वो सोल्यूशन बना लेगा। लायोफोबिक सोल के साथ ऐसा नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं करता। एक बार इसका सॉल्वेंट अलग हो गया तो ये जुड़ेगा नहीं, ठीक बात ठीक है। है. ठीक है. इस, हाँ, इसको किसी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पहले से स्टेबल है और इसको जरूरत है।
भैया इसको स्टेबलाइजर क्यों चाहिए, क्योंकि ये तो अलग हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर क्या करता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच की इंटरेक्शन को कम करता है, जिससे ये चिपके रहे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका मिल्क। और ये ठीक है। रिवर्सिबल सोल है। ठीक है, और ये ठीक इरिवर्सिबल है। सोल्स है। एक बार ये अलग हो गए तो इनको मैं जोड़ नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये चाहते ही थे अलग होना। अच्छा, ऊपर वालों को अलग करने के लिए कोगुलेटर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? कोगुलेटर। नीचे कोगुलेटर डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर छोड़ दे खुद ही अलग हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है बात। ठीक है। अब जरा इनका डिफरेंस पढ़ बेटा, क्या कह रही है एनसीईआरटी, रीड करिए। Lyophilic colloids. The word lyophilic means liquid-loving colloidal salts directly formed by mixing substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a ये suitable एग्जाम्पल है liquid. बेटा। With a suitable liquid, the dispersion medium are called lyophilic salts. An important characteristic of the salts is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, say by evaporation, the salt can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium. That is why these salts are called reversible salts. ये बात Furthermore, समझ आई कि these अगर इनको हाँ अलग किया बेटा तो ये फिर दोबारा जुड़ जाएंगे। अगर तूने ठीक है। इवेपोरेट करा के उनको अलग कर भी दिया, जेलेटिन को तूने सुखा भी दिया, तो जेलेटिन फिर दोबारा पानी लेकर अपने आप को मॉइस्ट कर लेगी। ठीक है, ठीक है। आगे। Furthermore, these salts are quite stable and cannot be easily coagulated as discussed later. ठीक है, Lyophobic colloids. The word lyophobic means liquid hating. Substances like metals, their sulfides, etc., when simply mixed with the dispersion medium, do not form the colloidal solution. Their colloidal salts can be prepared only by special methods as discussed later. Such salts are called lyophobic salts. These salts are readily precipitated or coagulated on the addition of small amounts of electrolytes or by heating or by shaking and hence are not stable. Further, once precipitated, they do not give back the colloidal salt by simple addition of the dispersion medium. Hence, these salts are also called irreversible salts. Lyophobic salts need stabilizing agents for their preservation. ठीक है। तो बेटा क्या क्या चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, कि एक तो एक ये रिवर्सिबल और सीधे, हाँ, इरिवर्सिबल। एक तो ये सिंपली मिक्स नहीं किए जा सकते। ठीक है, इनके लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, दूसरा, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं हमेशा। दीज सोल्स आर रेडिली प्रेसिपिटेटेड और कोगुलेटेड। ठीक है, ये कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन का मतलब अभी बताने वाला हूँ मैं आगे, जब हम इनको किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ शेक करते हैं। ठीक है, और ये भैया रिवर्स काफी नहीं बच्चे करते। चैट पे कह रहे रिपीट कर दो। एक मिनट रुको। तो अभी हमने बात की लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आपसे मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर और एसोसिएटिव कोलॉइड्स की। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड देख बेटा। मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल, ये जो कोलॉइड्स होते हैं इसका मतलब साइज होता है। अब मान लो ये इस साइज का कोलॉइडल पार्टिकल है, तो मैंने क्या करा, इसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, टुकड़े करने के बाद इसका साइज कोलॉइडल हो गया। तो ये एग्जांपल है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का। ठीक है, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड का। ये एग्जांपल है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड का। एक मैक्रो मॉलिक्यूल था जिसके मैंने टुकड़े कर दिए। ठीक है, वो मल्टी जो मॉलिक्यूलर में क्या मैक्रोमोलेक्यूल होता है है, वो भी कोलॉइड है? वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो कोलॉइड नहीं है, अब वो कोलॉइड है। ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कोलॉइडल साइज के नहीं होते। तो इनको क्या करूं मैं, इनको जोड़ दूं, मिक्स मर्ज। है ना। अगर इनको हाँ। मैं मर्ज कर दूं तो ये कोलॉइडल साइज के हो जाएंगे। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे कोलॉइडल साइज पकड़ना है। क्या पकड़ना है? कोलॉइडल साइज। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड वो होते हैं जिनमें साइज छोटा होता है, मर्ज करने के बाद बड़ा हो जाता है। क्या? साइज छोटा होता है, मर्ज करने के बाद बड़ा हो जाता है। और साइज छोटे होने वाले ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मल्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं और फिर मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं।
जो कोलाइडल साइज का होता है। और मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में उल्टा है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसके हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं जिसको कोलाइडल शेप में लाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये बात समझ आई। हाँ। अब देख अगला, देख एसोसिएटिव कोलॉइड। एसोसिएटिव कोलॉइड में क्या करते हैं हम, इसमें भी मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं। तो तू कहेगी भैया फिर मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएटिव मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क हुआ, मल्टी में भी जोड़ते थे और एसोसिएटिव में भी जोड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ। लेकिन एसोसिएटिव में क्या होता है, एक कंसंट्रेशन के बाद वो खुद ही जुड़ जाते हैं। एसोसिएटिव कोलाइड में इंपॉर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। हाँ, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। और एक और चीज, रिक्वायर्ड टेम्परेचर। दो बातें हैं, ये दोनों चीजें चाहिए होंगी। अगर ये हुई तो एसोसिएट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसका मतलब अगर एक नॉर्मल सॉल्वेंट है, ये नॉर्मल सॉल्वेंट है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में दिख रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर मैंने इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो कंसंट्रेशन बढ़ाते ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और किस फॉर्म में आ जाएंगे, कोलॉइडल फॉर्म में। हाँ। तो ये तभी आएंगे जब एक दूसरे के नजदीक आए, और वो तब होगा जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन जो पिछला केस था उसमें ऐसी कोई कंसंट्रेशन नहीं थी स्पेसिफिक, इसमें एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, ठीक है। ठीक है। हाँ, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी है जिसपे, जिसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, जिसका इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है बेटा। ठीक है। ठीक है, अब जरा इन तीनों को एक बार रीड कर। सबसे पहला ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, रीड करो। Depending upon the type of the particles of the dispersed phase, colloids are classified as multimolecular, macromolecular, and associated colloids. Multimolecular colloids. On distribution, a large number of atoms or smaller molecules of a substance aggregate together to form species having size in the colloidal range, diameter lesser than 1 nanometer. The species thus formed are called multimolecular colloids. For example, a gold sol may contain particles of various sizes having many atoms. Sulfur sol consists of particles containing 1,000 or more of S8 sulfur molecules. उसके दो ही एग्जांपल है, गोल्ड सोल और सल्फर सोल, और ये एग्रीगेट करते हैं एक दूसरे के साथ, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। गोल्ड सोल क्या होता है भैया? ये गोल्ड का सोल होता है बेटा, मैं बताता हूँ इसके बारे में। गोल्ड सोल का एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले इसको पढ़ने दे। इसको मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड पढ़ बेटा। Macromolecular colloids, macromolecules in suitable solvents form solutions in which the size of the macromolecules may be in the colloidal range. Such systems are called macromolecular colloids. These colloids are quite stable and resemble true solutions in many respects. Examples of naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, proteins, and enzymes, and those of man-made macromolecules are polythene, nylon, polystyrene, synthetic rubber, etc. ठीक है, ये काफी स्टेबल होते हैं और ये ट्रू सोल्यूशन जैसे लगते हैं, ठीक है। उनके एग्जांपल क्या है, आपके सारे बायोलॉजिकल एग्जांपल दे दिए इसने, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स। और मैन मेड कौन से दिए इसने, वो भी कौन से हैं, ये पॉलीमर्स, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है। ठीक है। आप ये कह सकते हो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या है, पॉलीमर ऑफ कार्बन, कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है। आगे चलते हैं, एसोसिएटिव कोलॉइड्स, ये इंपॉर्टेंट है। Associated colloids, myceles. There are some substances which at lower concentrations behave as normal strong electrolytes, but at higher concentrations exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates. The aggregated particles thus formed are called myceles. These are अब रुक also जा, known as वो कह रहा है कि लो कंसंट्रेशन पे या नॉर्मल कंसंट्रेशन पे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब ये एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो कंसंट्रेशन याद रखनी है। हाँ। देख यहाँ पे नाम पढ़ क्या लिखा उस कंसंट्रेशन का, Critical mycelium concentration. ठीक है। क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जिससे ज्यादा होनी चाहिए कंसंट्रेशन, तभी ये क्या बनेगा, Colloidal. हाँ कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़ो बेटा। द फॉर्मेशन, The aggregated particles thus formed are called mycelium. These are also known as associated colloids. The formation of mycelium takes place only above a particular temperature called Kraft temperature and above a particular concentration called critical mycelium concentration. On dilution, these colloids revert back to individual ions. Surface active agents such as soaps and synthetic detergents belong to this class. For soaps, the CMC is 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 mole per liter. These colloids have both lyophobic and lyophilic parts. Mycelium may contain as many as 100 molecules or more. ठीक है। अब रुक जा बेटा, अब बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की। किस किस तरीके से हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो पहला तरीका है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम बेटा इस पैराग्राफ को रीड कर। Colloidal solutions can be prepared by chemical reactions leading to formation of molecules by double decomposition, oxidation, reduction of hydrolysis. These molecules then aggregate leading to formation of salts. ठीक है, अब मान लो हमने एक रिएक्शन कराई, उस रिएक्शन में हमने आर्सेनिक के ऑक्साइड को रिएक्शन कराया H2S के साथ। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन कराया, यानी कि आर्सेनिक ने सल्फर के साथ और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ डिस्प्लेस कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पर आर्सेनिक का जो सल्फाइड बना, उसका साइज मैंने आपको क्या बताया था, कोलाइडल सॉल्यूशन किस चीज पे डिपेंड करते हैं, साइज पे। उसका साइज कोलाइडल साइज था। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने रिएक्शन कराई सल्फर डाइऑक्साइड को H2S गैस के साथ। यहाँ हमने ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराने पर सारे सल्फर एक साथ आ गए और H2O बाहर निकल गया। तो ये बन गया तुम्हारे सल्फर का सोल। ठीक है। गोल्ड का क्लोराइड लिया, HCHO के साथ रिएक्शन कराई, रिडक्शन किया। गोल्ड जहां पहले +3 चार्ज पे था, रिड्यूस होके 0 चार्ज पे हो गया। रिडक्शन के बाद गोल्ड के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बन गए, गोल्ड का सोल। तो तुझे सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है बेटा यहाँ पर, या इसमें हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस में क्या किया, क्लोरीन हटाकर 3 OH के आयन लगा दिए। इन चारों रिएक्शन में हमने जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में लेकर आए, तो उसकी शेप या उसका जो साइज होगा वो 10 की पावर 3 to 10 की पावर 5 पिकोमीटर की रेंज में आ जाएगा। किस तरीके से, केमिकल मेथड से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हम डिस्पर्जन और कंडेंसेशन एक साथ करते हैं। जरा ध्यान दो, मैंने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर सॉल्यूशन है, उसको मैंने एक बाथ टब में रखा जिसमें आइस है। ठीक है, अब ठीक है। ये सॉल्यूशन नीचे से ठंडा हो रहा है हाँ, और ऊपर मैंने इसके 2 रॉड्स डाल दी। ठीक है। इन दोनों रॉड्स के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब हीट है। हाँ। अच्छा, हीट क्या करेगी, जो यहाँ पर जो भी चीज तेरी इस सोल्यूशन में डिसॉल्व है, इस सोल्यूशन में जो भी चीज डिसॉल्व है उसे अलग कर देगी। क्या कर देगी, अलग कर देगी और ऊपर ले आएगी। और जो आइस है वो उसको क्या कर देगी, फिर दोबारा साथ ले आएगी। तो साथ लाने को हम कहते हैं कंडेंस करना। साथ लाने को क्या कहते हैं, कंडेंस करना। और अलग करने को क्या कहते हैं, डिस्पर्स करना। तो पहले मैंने जो सॉल्यूट था उसको डिस्पर्स किया, फिर उसे कंडेंस कर दिया। बात ठीक है, ठीक है। पहले मैंने जो सॉल्यूट था उसको डिस्पर्स किया हीट देके। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क होती है, इसलिए इसे ब्रेडिक्स आर्क मेथड बोला गया। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इन्हीं के लिए यूज किया जाता है। समझ आया? हाँ। एक बार बेटा इसको रीड कर दे। Electrical disintegration or Briggs arc method. This process involves dispersion as well as condensation. Colloidal salts of metals such as gold, silver, platinum, etc. can be prepared by this method. In this method, electric arc is struck between electrodes of the metal immersed in the dispersion medium.
The intense heat produced vaporizes the metal, which then condenses to form particles of colloidal size. दिखाई दे रहा है बेटा फिगर में, इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं हमें, हमें नीचे दिखाई दे रहा है कि आइस बात रखा हुआ है हमने, ठीक है, उससे ठंडा और गर्म होगा। ये प्रोसेस समझ आ गया? हाँ। अब दूसरे प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन। क्या नाम है दूसरे प्रोसेस का? पेप्टाइजेशन। अब इसके बारे में बता रहा हूं मैं। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है? फिर वही सॉलिड पार्टिकल्स जो थे उनको अलग करना है, या सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उनको एक साथ लाना है और पेप्टाइज करना है, ठीक है। हाँ। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में हम सॉलिड पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। और पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, उस प्रेसिपिटेट पार्टिकल को, जो अलग पार्टिकल था, उसे फिर से जोड़ देते हैं। देख इधर ध्यान दे, ये हमने एक कंटेनर लिया या टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में ये तेरे पार्टिकल्स हैं जो प्रेसिपिटेट करके नीचे बैठ गए, ठीक है। ठीक है। ये सोल्यूशन है तेरा, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा ये जो येलो कलर का सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट कहाँ है? तो तूने कहा भैया नीचे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए? ग्रेविटी की हाँ। वजह से। किसकी वजह से हाँ, बैठे हुए? ग्रेविटी की वजह से। मतलब ये भारी थे, अगर ये हल्के होते तो ऊपर लटके हुए होते, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। तो मैंने इन्हें नीचे बैठा दिया और ये सारे के सारे काले पार्टिकल्स एक दूसरे के पास बैठे हैं ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ने ठीक इन्हें है। अट्रैक्ट कर रखा, इन्हें रिपेल करने की कोई वजह नहीं है। अगर मैं ऊपर से कोई चार्ज डालूं बेटा, कुछ आयंस डालूं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और वो ये एक्वायर कर ले, इनके ऊपर लेयरिंग हो जाए। देख मैं लेयरिंग करके दिखाता हूँ। इन सब के ऊपर ना, इन सब चार्जेस के ऊपर लेयरिंग हो जाए। देखो ही। हाँ। अच्छा एक बात बता, सबकी लेयरिंग एक जैसी है? सबके ऊपर कैसा चार्ज है? एक जैसा एक्वायर चार्ज करा है इन्होंने ग्रीन कलर का। हाँ। तो तू यूं कह सकती है कि भैया ये ग्रीन ग्रीन तो रिपेल करेगा एक दूसरे को। हाँ। अगर रिपेल करेगा तो भागेंगे एक दूसरे से दूर। हाँ। तो अगली स्टेज क्या आएगी? अगली स्टेज में ये एक दूसरे से दूर भागकर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। आ जाएंगे। हाँ। अब तूने कहा भैया इतनी ऊपर कैसे जाएंगे? इनको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी देने के लिए मैं इसको शेक कर दूंगा। सिर्फ हिलाने ठीक से है। इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और ये दूर भाग जाएंगे। ये बात समझ आई? ठीक। हाँ। अब जो तूने ऊपर से आयंस डाले थे, वो प्रोसेस जो कर रहे हैं उसे हम पेप्टाइजेशन कहते हैं, इसलिए उसे पेप्टाइजिंग एजेंट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो नीचे बैठे हुए कोगुलेट हुए पार्टिकल्स को दूर भगा देते हैं। कोगुलेट हुए पार्टिकल्स को दूर भगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। समझ आया? हाँ। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ बेटा, यहाँ पर रीड कर। Peptization. Peptization may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte. The electrolyte. रुक जा। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट जो मैंने ऊपर से डलवाया, ठीक है, वो आयंस, ठीक है। ठीक है, और उनका पर्पस पेप्टाइजेशन है, इसलिए उन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या कहते हैं? Peptizing agent. पेप्टाइजिंग। The electrolyte used for this purpose is called peptizing agent. This method is applied generally to convert a freshly prepared precipitate into a colloidal salt. During peptization, the precipitate absorbs one of the ions of the electrolyte on its surface. This causes the development of positive or negative charge on precipitates, which ultimately break up into smaller particles of the size of a colloid. हाँ। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या आता है? अब जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए उनको साफ कैसे करेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन को बाहर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ठीक है। पहले इस वाले पैराग्राफ को पढ़। जो पहला पैराग्राफ दे रखा है उसमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। पढ़ो। Colloidal solutions, when prepared, generally contain excessive amount of electrolytes and some other soluble impurities.
While the presence of traces of electrolyte is essential for the stability of the colloidal solution, large quantities coagulated, it is therefore necessary to reduce the concentration of the soluble impurities to a requisite minimum. The process used for reducing the amount of impurities to a requisite minimum is known as purification of colloidal solution. The purification of colloidal solution is carried out by the following methods. अब वो कहता है the process used for reducing a method of impurities to minimize the impurity of the solution. और वो impurity किस फॉर्म में है? कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में है. किस फॉर्म में बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में. अच्छा भैया, तो आप ये कह रहे हो कि भैया कोलाइडल पार्टिकल्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर दूं तो वो चीज साफ हो जाएगी? हाँ, कोलाइडल पार्टिकल्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर दूं तो वो चीज साफ हो जाएगी. ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर हम पहला पॉइंट उठाते हैं, डायलिसिस. क्या पॉइंट है हमारा पहला? डायलिसिस. डायलिसिस. एक मिनट रुकना पड़ेगा. अब बेटा प्योरिफिकेशन में हमारा पहला प्रोसेस आया डायलिसिस. आप जानते भी हो हमारी बॉडी में भी डायलिसिस होता है. किडनी डायलिसिस करती है पानी का या लिक्विड सब्सटेंस का, पता है ये? हाँ, तो यहाँ ये क्या कहता है? It is a process of removing dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. वो suitable membrane क्या होती है तुम्हारी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, बायो वाले बच्चों को पता होता है ये, है ना? हाँ. ठीक है, तो वो यही दिखा रहा है कि यहाँ पर ये एक कंटेनर है, मान लो ये आपकी किडनी है. ठीक है, शायद बोमेन कैप्सूल होता है ना वो, जिसमें से पास ऑन होता है ब्लड, पता है बेटा? हाँ. हाँ, तो वो कह रहा है, या आप यहाँ पर ये समझ लो, एक पोरस बैग है. पोरस बैग भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है. इसके अंदर आपके पास अंदर चीजें क्या पड़ी है? कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें से जो पार्टिकल्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं वो बाहर निकलेंगे और इस लिक्विड से पास हो जाएंगे. ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भैया ये जो प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है? ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगाई है. अगर मैं इस प्रोसेस को फास्ट कराना चाहता हूं तो वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या लगा सकता हूं मैं? अंदर के कोलाइडल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करवा सकता हूं. हो सकता है वो कोलाइडल पार्टिकल्स आयंस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैं बाहर इलेक्ट्रोड लगा सकता हूं. क्या लगा सकता हूं? इलेक्ट्रोड. वो इलेक्ट्रोड बन जाएंगे तुम्हारा, वो इलेक्ट्रोड करेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस. कैसा डायलिसिस करेंगे? इलेक्ट्रोड डायलिसिस. ठीक है, नीचे देखो लगा दिए इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एनोड. तो अब जो आपकी डायलिसिस होगी वो इलेक्ट्रोडायलिसिस होगी. ये फास्ट होती है नॉर्मल डायलिसिस से. ठीक है, ठीक है. अब बेटा इस ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़, थोड़ा धीरे पढ़ो. It is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. Since particles, ions or smaller molecules in a true solution can pass through animal membrane, bladder or parchment paper. एनिमल मेम्ब्रेन को इसने क्या बोला है आपका? Bladder or parchment paper or cellophane sheet, but not the colloidal particles. A membrane can be used for dialysis. The apparatus used for this purpose is called dialyser. A bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. The molecules and ions diffuse through membrane into the outer water and pure colloidal solution is left behind. ठीक है, तो जो बाहर वाला पानी है उसमें इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएगी और अंदर क्या बचा रह जाएगा आपका? कोलाइडल सॉल्यूशन, वो जो प्योर स्टेट में है. ठीक है, अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? Electrodialysis. Ordinarily, the process of dialysis is quite slow. It can be made faster by applying an electric field if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte. The process is then named electrodialysis. The colloidal solution is placed in a bag of suitable membrane while pure water is taken outside. हाँ, तो बस अब वही है, क्या होगा? जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होंगे वहां पर जो इंप्योरिटीज होगी वो उस तरफ माइग्रेट हो जाएगी. ठीक है, ठीक है. बस इसमें ये चीज ध्यान देनी थी कि ये फास्ट करने के लिए होता है डायलिसिस को. अब बारी आती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग करते हैं. कोलाइडल पार्टिकल्स को में सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करते हैं. अब इसमें अलग कैसे करेंगे बेटा हम?
इसमें अलग करने के लिए हम जैसे मान लो फिल्टर पेपर है आपका, फिल्टर पेपर के मैं जानता हूँ पोर्स बड़े होते हैं, उन पोर्स को छोटा करूंगा, मैं इतना छोटा करूंगा कि उसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स पार ना कर सके। फिल्टर पेपर देखा ना बेटा आपने, लैब में देखा होगा। हाँ। मैं एक ऐसी वर्चुअल फिल्टर पेपर बना रहा हूँ। इस फिल्टर पेपर में ना ये इस तरीके से आपकी ये पोर्स हैं, मान लो ये ऐसे करके लाइन मैंने बना दी बहुत सारी। अब मैंने आपसे कहा बेटा ये जो लाइंस है ना, इनको, ये जो गैप है इनके, इसके अंदर से अगर आप पार कराओगे तो कोलाइडल पार्टिकल आराम से निकल जाएगा। देख कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना छोटा है, जो मैंने छोटे छोटे डॉट बनाए, तो इसमें से आराम से निकल जाएंगे। तो फिल्टर पेपर हाँ। इनको फिल्टर नहीं कर पाएगा। फिल्टर पेपर किनको एक्सट्रैक्ट कर पाता है? सस्पेंशन पार्टिकल्स को। ठीक सस्पेंशन है, पार्टिकल्स को। तो मैं चाहता हूँ वो ना 10⁻³ to 10⁻5 इन साइज के पार्टिकल्स को भी एक्सट्रैक्ट करे। तो इसका मतलब इसका साइज में छोटा करूंगा। किससे छोटा करूंगा? उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिल्टर पेपर को सोक कराऊंगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में। वो है 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है, जिसको मिक्स किया जाएगा अल्कोहल और ईथर के साथ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखियो बेटा, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इसको रीड करियो। The pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with collodion solution to stop the flow of colloidal particles. The usual collodion is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. ठीक है, क्लियर है बात? हाँ। हाँ, एक तो ये वाली बात करी हमने, ठीक है। अब वो कहता है इसके बाद, अब इतने छोटे छोटे जो वो होंगे तुम्हारे पोर्स होंगे, उनमें से तेरा जो सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट होगा वो जल्दी होगा या धीरे होगा? जल्दी होगा। तो चलो है, छोटे पोर्स होंगे तो जल्दी निकल जाएगा, नहीं नहीं, धीरे स्लो हो धीरे जाएगा। धीरे। अगर वो हाँ। स्लो हो जाएगा तो उसको फास्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसकी बहुत सारी लेयर बना के उन पे प्रेशर लगाऊंगा। प्रेशर लगाने से उस प्रोसेस को मैं फास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक इस है। पूरे प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को और अल्ट्रा कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। ठीक है। अब इसको पढ़। Ultrafiltration is the process of separating the colloidal particles from the solvent and soluble solutes present in the colloidal solution by specially prepared filters, which are permeable to all substances except the colloidal particles. Colloidal particles can pass through ordinary filter paper because the pores are too large. However, the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with collodion solution to stop the flow of colloidal particles. The usual collodion is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. An ultrafilter paper may be prepared by soaking the filter paper in a collodion solution, hardening by formaldehyde, and then finally drying it. Thus, by using ultrafilter paper, the colloidal particles are separated from rest of the materials. Ultrafiltration is a slow process. To speed up the process, pressure or suction is applied. The colloidal particles left on the ultrafilter paper are then stirred with fresh dispersion medium solvent to get a pure colloidal solution. बात समझ में आई? हाँ। आसान है। हाँ। आती है कोलाइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की। देखो पहली बात, इसने पहली प्रॉपर्टी दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सोल्यूशन के लिए थी, कोलाइडल पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन नहीं होते। तो कोलाइडल पार्टिकल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से नहीं फॉलो करेंगे, इसका मतलब ये पार्शियली फॉलो करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है। ठीक कॉलिगेटिव है। प्रॉपर्टी का आंसर तो देंगे ये, लेकिन पूरा नहीं देंगे। मैं पढ़ के बता देता हूँ। colloidal particles being bigger aggregates, the number of particles in colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution। यही वाली बात है ना, ये true हाँ। solution नहीं है। ठीक है। Hence the values of colligative properties, वो ब्रैकेट में सारी colligative properties लिख रखी हैं जो हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ी थी, are of small order as compared to the values shown by the true solution at same concentration। तो क्यों सेम कंसंट्रेशन पे ये कम आ रही है? क्योंकि है ट्रू सोल्यूशन होते तो उसके लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए वो ज्यादा आती है। क्लियर? ठीक है। दूसरा आता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट है क्या बेटा, और ये चीज काम क्या करती है? भाई
लाइट के पार्टिकल का स्कैटर्ड होना, ठीक है, जब वो किसी बड़े पार्टिकल से टकराते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर लाइट के पार्टिकल का कंपैरिजन अगर मैं उन पार्टिकल से करूं जिनसे उनको टकरा के स्कैटर करना है, वो सेम ही हुआ तो क्या स्कैटरिंग होगी या नहीं। कम हुआ? लाइट की एक वेवलेंथ है, 180 डिग्री पे वापस आ जाएंगे। पार्टिकल उससे बड़ा होना चाहिए, पार्टिकल उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्कैटर करेंगे। दूसरा, अगर ऐसा हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग नहीं हुआ, किसका? जो भी आपके वो पार्टिकल्स हैं और जिसके अंदर वो पार्टिकल्स हैं, मीडियम का। अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही हुआ, उनके वो मीडियम भी का और स्कैटर। पार्टिकल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हुआ तो भी टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, लगेगा। तो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एप्रिशिएबली अलग होना चाहिए और जो साइज है वो बड़ा लाइट होना की चाहिए। वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों चीजें होंगी तो टिंडल इफेक्ट होगा। एक बार यहाँ पर हम देखते हैं, एनसीईआरटी ने नीचे 2 पॉइंट दिए थे इसके बारे में। देख बेटा, इन 2 पॉइंट्स को पढ़। The diameter of the dispersed particles is not much smaller than the wavelength of the light used, and the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम डिफर ग्रेटली, इनके बीच में ज्यादा बड़ा गैप होना चाहिए। और जो डायमीटर है डिस्पर्स पार्टिकल्स का वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से। बात क्लियर हुई? हाँ। ठीक है, अब हम इसके बारे में ऊपर पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक बार फिर से बताना। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हमने पॉइंट ये बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दोनों के सेम हुए तो लाइट स्कैटर करेगी क्यों? लाइट तो उसके अंदर से पास ऑन कर जाएगी, उसके अंदर से ही चली जाएगी। सर ऐसा क्यों? पार्टिकल का साइज सर? भाई पार्टिकल के साइज की बात तो मैं तब करूंगा ना जब उससे टकरा कर कहीं जाए लाइट। लाइट लाइट रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट तब करेगी ना जब नेचर अलग होगा दो मीडियम और पार्टिकल का। दोनों मीडियम और पार्टिकल का नेचर ही सेम है तो लाइट सीधा चलती रहेगी, चाहे जितना बड़ा। अच्छा एक बात सुन, क्या नाम है कुणाल, यहाँ पर कुछ जी पार्टिकल्स सर। ये एयर के पार्टिकल है। किसके पार्टिकल है? लाइट चले जा रही है, एयर। लाइट चले जा रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पीछे भी एयर के पार्टिकल्स में चल रही थी। यहाँ पर कोई अलग पार्टिकल आया, अब वो देखेगी ना कि मैं इसमें से पास कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट करूं या रिफ्रैक्ट करूं। जब पार्टिकल एक जैसे ही हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम है, तो लाइट को पता कैसे चलेगा कि दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं? बताओ। जी सर। क्लियर हो गया? क्या ऐसा भी हो सकता है कि लाइट वन? बेटा एक बारी टिंडल इफेक्ट पढ़। If a homogeneous solution placed in a dark is observed in the direction of light, it appears clear, and if it is observed from a direction at right angles to the direction of light beam, it appears perfectly dark. Colloidal solutions viewed in the same way may also appear reasonably clear or translucent by the transmitted light, but they show a mild to strong opalescence when viewed at right angles to the passage of light, that is, the path of the beam is illuminated by a bluish light. This effect was first observed by Faraday and later studied in detail by Tyndall and is termed as Tyndall effect. The bright cone of the light is called Tyndall cone. The Tyndall effect is due to the effect that colloidal particles scatter light in all directions in space. This scattering of light illuminates the path of beam in the colloidal dispersion. Tyndall effect can be observed during the projection of picture in the cinema hall due to scattering of light by dust and smoke particles present there. Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. First, the ठीक है, वो तो diameter हो of the चुका हमारा, ये दो कंडीशन तो हमने कर ली। ठीक है, अब बात समझ में आई? इसको रिपीट करूं या समझ में आ गया? बोलो। आ गया समझ।